हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर देवांश प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल देवांश क्लासरूम में। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स के बारे में आज हम उस न्यूमोथोरेक्स क्या होता है और क्या उसकी पैथोफिजियोलॉजी होती है और वो कितने टाइप के होते हैं इसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, आपने भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा न्यूमोथोरेक्स के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक्स, लेकिन मैं उसको एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा। देखिए, जो हमारा लंग है, ठीक है, ये एक प्रकार की क्या है, लंग की डिजीज है, लंग की क्या है, बीमारी होती है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा लंग है, आप जानते हैं हमारे दो लंग्स होते हैं, एक राइट लंग, लेफ्ट लंग। ठीक है, तो जो हमारा लंग है उस लंग के चारों ओर क्या होती है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो लंग को क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है, कवर करती है उसको। ठीक है, उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, प्लूरा। आप जानते हैं कि जो लंग को लेयर कवर करती है उसको प्लूरा बोलते हैं। और उस प्लूरा के दो दो पार्ट होते हैं। ठीक है, प्लूरा के दो पार्ट होते हैं, एक वो पार्ट होता है जो लंग पेरेन्काइमा से अटैच होता है और एक आउटर पार्ट होता है, एक होती है पैराइटल प्लूरा और होती है विसरल प्लूरा। तो ये जो हमारी प्लूरा होती है उसके अंदर, उसके बीच में होती है प्लूरल कैविटी। तो अगर इस प्लूरल कैविटी के अंदर जो हमारी प्लूरा है, उस प्लूरल कैविटी के अंदर अगर एयर भर जाए, क्या भर जाए, एयर, यानी कि हवा अगर उसके अंदर भर जाए, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं न्यूमोथोरेक्स। न्यूमो माने क्या होता है, एयर। ठीक है, तो अगर प्लूरा में एयर भर जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूमोथोरेक्स। मैंने आपको बता दिया, प्लूरा जो होती है, प्लूरा के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे ये दिखा रखा है मैंने, ये हमारा लंग है, ये ट्रैकिया हो गया, ये हमारा राइट लंग मैंने दिखाया है। ठीक है, और ये हमारा लंग पेरेन्काइमा। लंग पेरेन्काइमा वाला कौन सा पार्ट है, ब्लैक वाला मैंने यहाँ दिखाया है, यानी ये मेन लंग हो गया। और जो हमारी प्लूरा है वो होती है, उसके दो पार्ट होते हैं। एक तो पहला पार्ट जो होता है इसका, ये रेड वाला मैंने दिखाया, जो कि लंग से अटैच है, तो लंग के मेन टिश्यू से क्या एकदम चिपका हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं विसरल प्लूरा। और जो आउटर लेयर होती है उसको बोलते हैं हम पैराइटल प्लूरा। ठीक है, अब जानते हैं कि प्लूरा, एक तो ये प्लूरा है हमारी, और इस प्लूरा के अंदर क्या होता है, जनरली इसके अंदर कोई एयर नहीं होती, इसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है। इसके अंदर, इसके अंदर प्लूरा के अंदर क्या भरा होता है, फ्लूइड। ठीक है, इसके अंदर फ्लूइड होता है, 10 से 15 ml फ्लूइड होता है इसके अंदर। कितना फ्लूइड होता है, 10 से 15 ml इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है। और इस फ्लूइड का क्या काम होता है कि ताकि जो प्लूरा है आपस में वो आराम से क्या कर सकते, ग्लाइड कर सके, मतलब आराम से फिसल सके। जैसे लंग पे कोई आगे बाहर से इंजरी हुई तो वो आराम से फिसल सकेगा और उससे लंग पे क्या है, चोट नहीं लगेगी। और ये एकदम, मैंने यहाँ तो दिखाया है आपको कि दूर दूर होते हैं, लेकिन ये आपस में क्या है, बिल्कुल जो है अंदर फ्लूइड होगा और बीच में क्या है, अटैच होती है एकदम से। जैसे कि आप मान के चलिए, आपके पास एक ग्लास है, एक ग्लास है, एक कांच का ग्लास मैंने ये लिया, और उन दोनों शीशे जैसे होते हैं ना, जैसे आपने स्लाइड वगैरह देखी होगी लैब में, एक स्लाइड के दो कांच लीजिए और एक ये स्लाइड है, एक ये स्लाइड है। इन दोनों के बीच में अगर मैं फ्लूइड डाल दूं, पानी डाल दूं और दोनों को चिपकाऊं, तो आपस में तो वो स्लाइड करेंगे, लेकिन अगर मैं खींचूंगा उनको तो आपस में क्या है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, नहीं खींचती है। तो इसी तरीके से क्या होती है, दोनों आपस में चिपकी होती है और बीच में 10 से 15 ml इसके अंदर फ्लूइड होता है, ये नॉर्मली होता है। ठीक है, अब इसका एक तो काम हो गया प्रोटेक्शन का, दूसरा काम इसका क्या होता है, पहले मैं थोड़ा सा प्लूरा के बारे में बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके, बाकी न्यूमोथोरेक्स बेसिक्स बता रहा हूँ थोड़ा सा। ये आपस में चिपकी होती है, ये वाली देखिए जो लंग है हमारा, ये लंग पेरेन्काइमा है। ठीक है, ये लंग पेरेन्काइमा और ये हो गया। तो ये जो बाहर वाली जो लेयर होती है हमारी पैराइटल प्लूरा, ये किससे अटैच होती है, ये मैंने यहाँ दिखाया, ये हो गई हमारी रिब्स। ठीक है, ये रिब्स हो गई हमारी। ठीक है, और ये हमारा मसल्स हो गए, इंटरकॉस्टल मसल हो गए बीच में। तो इंटरकॉस्टल मसल ही बाहर की है हमारी, और अंदर क्या है, पैराइटल प्लूरा। तो ये इंटरकॉस्टल मसल इससे चिपकी होती है, तो ये इसमें क्या है, बाहर की ओर प्रेशर लगाती है, इसको क्या है, चेस्ट को बाहर की ओर खींच के रखती है। और इससे क्या चिपकी होती है हमारी, ये पैराइटल प्लूरा। तो पैराइटल प्लूरा पे कौन सा प्रेशर लग रहा है, एक बाहर की ओर फोर्स लगता है। और जो हमारा लंग होता है अंदर से, ये जो हमारा लंग है, इसके अंदर भी एक प्रकार का स्पंज टाइप का होता है, इसके अंदर भी इलास्टिक रिकॉइलिंग होती है। लंग्स जो है अंदर की ओर क्या है, इसके अंदर इलास्टिक रिकॉइलिंग होती है, ये अंदर की ओर प्रेशर लगा रहा होता है, किसके लिए, सिकुड़ने के लिए। ये जो हमारे एल्वेलाई बने हैं, इसके अंदर इलास्टिक टिश्यू होता है, जैसे एक रबड़ होती है, उसको हम ऐसे खींचेंगे फिर छोड़ देंगे तो वापस आ जाएगा। तो ये अंदर की ओर जाने की कोशिश करता है क्योंकि इसके अंदर इलास्टिक टिश्यू होता है। तो हमारा
ये जो है पैराइटल प्लूरा, इस पे तो प्रेशर पड़ रहा है बाहर की ओर, किसका, जो हमारे इंटरकॉस्टल मसल्स है, ये जो थोड़ा हमारा, ठीक है, और ये रिब्स वगैरह है बाहर की ओर उसको खींच रही है, तो ये प्रेशर इस पे पड़ रहा है, एक आउटर प्रेशर हो गया। लेकिन अंदर की ओर कौन सा प्रेशर लग रहा है, लंग्स के वजह से। लंग्स में क्या है, हमारा इलास्टिक टिश्यू होता है, ये अंदर की ओर प्रेशर लगा रहा होता है इसमें। तो जो हमारी विसरल प्लूरा है, हमारी विसरा चिपकी हुई, इस पे कौन सा प्रेशर लग रहा है, इनर साइड में, और इस पे लग रहा है बाहर की साइड में। और ये प्लूरा आपस में चिपकी होती है तो दोनों को बैलेंस करे हुए रहते हैं। अगर ये प्रेशर, ठीक है, कम हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, लंग अंदर की ओर कोलैप्स हो जाएगा और सिकुड़ जाएगा अंदर पूरा। लंग क्या हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है। तो ये दोनों प्रेशर को मेंटेन करके रखती है हमारी प्लूरा, ठीक है। एक तो आउटर है जो बाहर की ओर प्रेशर लग रहा है, और एक अंदर की ओर लंग कोलैप्स होना चाहता है, उसके अंदर इलास्टिक रिकॉइलिंग होती है, तो वो कोलैप्स हो जाएगा अगर इसके ऊपर से प्रेशर ना लगे तो, ठीक है। तो ये बैलेंस रखता है दोनों को। मैंने आपको बताया 2 ग्लास लिया आपने, दोनों में बीच में फ्लूइड है, और दोनों को आप खींचोगे तो आप इसको नहीं खींच पाओगे। उसी तरीके से इसमें एक वैक्यूम बना रहता है, या इसको हम बोल सकते हैं एक प्रकार का, ये क्या है, क्योंकि ये लंग अंदर की ओर प्रेशर लगा रहा है और ये बाहर की ओर लगाता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक प्रकार का यहाँ पे क्या है, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है। कौन सा प्रेशर होता है, नेगेटिव प्रेशर, क्योंकि इस प्रेशर के उल्टा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक जो, इसलिए हम बोलते हैं जो हमारा प्लूरा होता है उसके अंदर एक प्रकार का क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर उसके अंदर होता है। तो ये तो जनरल बात रही प्लूरा की। प्लूरा क्या है हमारी, कौन और कितने इसके पार्ट है, अंदर लिक्विड होता है, कौन कौन से इस पे प्रेशर पड़ते हैं। अब देखिए, एयर या तो कहाँ होगी, एक तो एयर बाहर हो सकती है, या एयर लंग के एल्वेलाई में अंदर होगी। तो एयर इसके अंदर आएगी कहाँ से, ठीक है, यही हमें जानना है। और इसके अंदर अगर एयर आ जाती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं, इसके अंदर अगर एयर आ गई, क्योंकि इसमें होता है फ्लूइड, लेकिन अगर इसमें एयर आ गई तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं न्यूमोथोरैक्स, ठीक है। तो जो न्यूमोथोरैक्स है उसको हमने जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। न्यूमोथोरैक्स क्या है, 3 भागों में हमने उसको डिवाइड किया है। पहला होता है हमारा स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स, दूसरा है हमारा ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स, और तीसरा है टेंशन न्यूमोथोरैक्स। तीनों को एक एक करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स का मतलब क्या है, अचानक से होने वाला न्यूमोथोरैक्स, कि अचानक से किसी को न्यूमोथोरैक्स डेवलप हो जाए। अब अचानक से न्यूमोथोरैक्स कैसे डेवलप होगा, देखिए। और दूसरा है ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स, यानी कि किसी ट्रामा की वजह से कोई चोट लग गई, कि मान लीजिए किसी ने किसी के गोली मार दी है, बंदूक से गोली मार दी, तो अगर वो बुलेट से अगर वो अंदर चली जाए, उसके यहाँ से लंग में घुसेगी तो क्या होगी, प्लूरा में छेद कर देगी। मान लो मैंने एक गोली चलाई तो इसमें छेद कर सकती है, तो जैसे यहाँ होल बनेगा तो बाहर से एयर इसमें क्या होगी, अंदर चली जाएगी, प्लूरा के अंदर जाएगी, नहीं जाएगी, तो वो ट्रॉमा की वजह से हो गया। और टेंशन न्यूमोथोरैक्स एक अलग बात है, वो बाद में आपको बताऊंगा। तो स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स हम उस कंडीशन को बोलेंगे कि पेशेंट को अचानक से न्यूमोथोरैक्स तो हो रहा है, लेकिन वो ट्रॉमेटिक नहीं है, मतलब उसमें कोई चोट नहीं लगी, कोई इंजरी नहीं हुई, बिना किसी इंजरी के, बिना किसी चोट लगे अगर न्यूमोथोरैक्स हो जाए तो उसको बोलते हैं हम स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स क्या है कि न्यूमोथोरैक्स जो है वो सडन डेवलप हो रहा है, लेकिन बिना किसी ट्रामा के या इंजरी के, बिना किसी चोट के अगर न्यूमोथोरैक्स डेवलप हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। अब स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, किसमें, 2 पार्ट में। पहला होता है प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स और दूसरा होता है सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स अगर आएगा तो सबसे पहली बात ध्यान यह देनी है कि कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रामा नहीं हो रहा है, बिना किसी चोट लगे, बिना किसी चोट के क्या है यहाँ पे, बिना किसी ट्रामा के क्या हो रहा है यहाँ पे, हमारा न्यूमोथोरैक्स डेवलप हो रहा है। लेकिन इस स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पहला है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। अब प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस है, देखिए। प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स हम उससे बोलेंगे जिसमें कि पेशेंट को कोई भी अंडरलाइंग लंग डिजीज नहीं है। मान लीजिए मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूँ, मुझे कोई भी लंग की बीमारी नहीं है और ना मुझे कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई चोट लगी है, और तब भी मेरे अंदर अगर न्यूमोथोरैक्स डेवलप हो रहा है तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। क्या है प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स, कि मुझे किसी भी प्रकार की कोई लंग की बीमारी नहीं है, ना मुझे कुछ ट्रॉमा हुआ है, और फिर भी मेरे अंदर ये न्यूमोथोरैक्स डेवलप हो जाए, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। इसमें लिखा भी है मैंने, ऑकरिंग इन पीपल विदाउट एनी अंडरलाइंग लंग डिजीज, मतलब जिसमें कोई भी लंग डिजीज नहीं है उसके अंदर। और ये जनरली देखने को मिलता है 20 से 30 ईयर की एज में, जो भी यंग पीपल होते हैं, यंग
ये एक तो यंग में होता है और सबसे ज्यादा देखने को मिलता है यंग में, और वो मेल होगा और जिसकी हाइट ज्यादा हो, टॉल हो, और जो थिन होता है पतला हो। यंग, थिन, टॉल, मेल, और जो स्मोकिंग करते हैं, स्मोकर्स होते हैं, उनमें ये जनरली देखने को मिलता है क्या, प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। अब कॉज क्या है भाई, जब कोई बीमारी नहीं है तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा। पहले ये माना जाता था कि इडियोपैथिक है, मतलब डॉक्टर बोलते थे कि इसका कोई रीजन नहीं पता था कि क्या रीजन है और क्यों ये होता है, बोलते थे कि हाँ ऐसी जन्मजात होता है, इडियोपैथिक है, कोई हमें इसका कारण नहीं है। अभी इसका कारण जो पता लगा है वो है एपिकल ब्लैप्स। देखिए क्या होता है, कुछ लोगों के अंदर क्या होता है, जन्म से अंदर ही इनके अंदर क्या होता है, कुछ एयर पॉकेट्स बने होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे गुब्बारे जैसे बने होते हैं, जैसे कि मैंने दिखाया ये लंग पेरेन्काइमा है। यहाँ पे क्या होगा लंग पेरेन्काइमा है, यहाँ पे क्या बना होता है, कई लोगों के अंदर क्या होते हैं, एपिकल ब्लैप्स होते हैं, यानी कि ये प्लूरा है हमारी, और यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये हमारी कौन सी प्लूरा थी, विसरल प्लूरा, ठीक है, और ये लंग पेरेन्काइमा है। तो यहाँ पे इस तरीके से क्या होते हैं, कुछ पहले से ही गुब्बारे टाइप के, या इन गुब्बारों को बोलते हैं ब्लैप्स। क्या बोलते हैं, ब्लैप्स। मैंने आपको बताया इस तरीके से ब्लैप्स बने हुए होते हैं, ठीक है। और या तो ये ब्लैप्स इस तरीके से हो सकते हैं कि हमारा विसरल प्लूरा और लंग पेरेन्काइमा के बीच में, या ये हो सकता है जो विसरल प्लूरा है उसके बीच में भी हो सकता है। विसरल प्लूरा है यानी कि विसरल प्लूरा है, इसके अंदर भी हो सकता है वो इस तरीके से, इन दोनों के बीच में, इन दोनों की लेयर के बीच में भी वो हो सकता है, ठीक है। तो इसमें ये देखिए दिखा दिया मैंने। तो क्या होता है, कुछ लोगों में ये जन्मजात होते हैं, लेकिन क्या है, मान लो किसी कंडीशन में क्या हुआ, एकदम से फट गया और इसके अंदर क्या भरी होती है, एयर होती है, ये फट गया तो ये रप्चर करेगा, तो एयर क्या है यहाँ पे अंदर चली जाती है इस तरीके से, इसमें चली जाएगी, किसमें, प्लूरल कैविटी के अंदर। तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे न्यूमोथोरैक्स। अब हो सकता है कि मान लो इसमें पहले ये रप्चर कर गया, फिर वो पेशेंट कुछ टाइम बाद ठीक हो गया, फिर दूसरा हो सकता है कि हमारा ब्लैब रप्चर कर जाए, फिर हो सकता है तीसरा कर जाए कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद। तो इस तरीके से उनमें बार बार न्यूमोथोरैक्स होता रहता है। तो ये है हमारा प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। किस वजह से होता है, क्योंकि इनमें एपिकल ब्लैप्स होते हैं पहले से ही, ठीक है, इस तरीके से ब्लैप्स बने होंगे। ये हो गया हमारा प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। दूसरा है हमारा सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। देखिए सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स में क्या होता है कि ये न्यूमोथोरैक्स डेवलप होता है जिसके अंदर पहले से कोई लंग की डिजीज होती है, ठीक है। प्राइमरी में कोई डिजीज नहीं थी, डेवलप हो रहा था, लेकिन सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स में क्या होगा कि जिसके अंदर पहले से लंग की कोई डिजीज है, जैसे कि हो सकता है किसी में सीओपीडी हो, सीओपीडी में क्या आता है, एम्फाइसीमा और ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा किसमें आते हैं, हमारा सीओपीडी में, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में हमारा होता है। तो ये किसमें होगा, जिसके अंदर लंग डिजीज पहले से होगी। और किस किस कंडीशन में, कौन कौन सी बीमारियों में देखने को मिलेगा जिसके अंदर सीओपीडी हो, या किसी को पल्मोनरी टीबी है पहले से, या हो सकता है किसी को निमोनिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, या कैंसर की कंडीशन में भी ये होता है। अब कैसे यहाँ पे न्यूमोथोरैक्स डेवलप होगा सीओपीडी में या कैंसर में या निमोनिया में, इसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। पहले थोड़ा सा सीओपीडी के बारे में जान लेते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। आपने पढ़ा होगा कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में क्या होता है, एक तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस आता है और एक एम्फाइसीमा आता है, ठीक है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। देखिए यहाँ से एयर आती है इस तरीके से, ब्रोंकस ये ट्रैकिया से होते हुए इस तरीके से एयर एंटर होती है, और लास्ट में जो हमारा होता है वो होता है हमारा एल्वियोलाई। ये हमारा क्या है, एल्वियोलाई होता है, और एल्वियोलाई के चारों ओर क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, और ऑक्सीजन जैसे मैंने दिखाया है यहाँ पे, मान लो इसके चारों ओर ब्लड वेसल्स होती हैं, चारों तरफ से इसको घेरी रहती है, मैंने यहाँ दिखा दी ब्लड वेसल्स है यहाँ पे, ये खून की नली हो गई, ब्लड वेसल हो गई। तो क्या होता है, ऑक्सीजन यहाँ पे आती है, इस तरीके से ब्लड में चली जाती है, और फिर यहाँ से क्या है हमारी CO2 वापस आती है, ठीक है। ये नॉर्मल चलता रहता है। लेकिन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में आपने पढ़ा होगा
क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस क्या बोलते हैं, अगर किसी को प्रोडक्टिव कफ है, किसी को व्यक्ति को खांसी है, बलगम वाली खांसी हो रही है, प्रोडक्टिव कफ हो रहा है और उसको वो होता है लगातार 3 महीने तक और 2 साल तक लगातार हो रहा है। मान लो मुझे खांसी हुई, प्रोडक्टिव कफ हुआ 3 महीने तक और वो मुझे 2 साल लगातार हो गया, तो उस कंडीशन में क्या डेवलप हो जाता है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, उस कंडीशन को हम बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में यहाँ की जो मसल्स होती है, एक तो उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, सूजन आ जाती है, ठीक है, मसल्स में स्वेलिंग आ गई क्योंकि इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन की वजह से भी स्वेलिंग आने लगती है, ठीक है। जो लोग सिगरेट ज्यादा पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, उनमें क्या है, क्योंकि बीड़ी सिगरेट जो होती है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पे इरिटेट करते हैं और इरिटेट की वजह से इन्फ्लामेशन आएगी, इन्फेक्शन होगा और जितना ज्यादा इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन होता है उतना क्या है, स्पुटम बनता है। जब स्पुटम बहुत ज्यादा बनने लगेगा यहाँ पे इस तरीके से, ये स्पुटम बन गया, ये जमा हो गया, ठीक है, स्पुटम जमा हो गया यहाँ पे तो क्या हो गया, एक प्रकार से ये रास्ता छोटा हो गया। तो जब हम सांस लेते हैं तब तो ये नली खुल जाती है, थोड़ा सा बड़ी हो जाती है, सांस लेंगे तो नली बड़ी होती है, तो एयर थोड़ा इजीली अंदर की तरफ आ जाती है, आराम से आ गई। मान लो ये ऑक्सीजन आ गई, ऑक्सीजन आने के बाद CO2, ये वापस जाना है यहाँ से, तो जब CO2 वापस जा रही होगी तो यहाँ पे क्या है, ये रास्ता छोटा हो गया। तो ये रास्ता छोटा होने की वजह से क्या है, यहाँ पे CO2 जो है वो फंसने लगती है, ट्रैप होने लगती है, इसे बोलते हैं एयर ट्रैप। COPD में आपने पढ़ा होगा कि उसका जो है बैरल चेस्ट लंग होता है, जो चेस्ट होती है बैरल शेप होती है, बड़ी होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि यहाँ से CO2 बाहर जाने में क्या है, दिक्कत होती है, सांस तो आराम से ले लेगा लेकिन छोड़ने में दिक्कत होगी, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड उसके फंसने लगती है। तो जब बार बार ऑक्सीजन आएगी, CO2 बाहर नहीं जा पाएगी, तो CO2 क्या है, जमा होने लगेगी और ये एक प्रकार के स्पंज के टाइप होते हैं, ठीक है। हवा बढ़ती है, फिर रिकॉइलिंग हो जाती है, सिकुड़ते हैं, बढ़ते हैं, सिकुड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हवा भरती रहेगी तो क्या होता है, एकदम से अचानक से क्या होगा, ज्यादा हवा बढ़ने की वजह से ये फट जाता है। और जो मान लीजिए यहाँ पे ये हमारा एल्वुलाई है, मान लीजिए इससे बिल्कुल हमारा किससे अटैच है, मान लीजिए हमारा विसरल प्लूरा से अटैच है, तो इसके साथ क्या होगा, ये फट जाएगा। और जब ये फटेगा, क्योंकि यहाँ से एयर आ रही है तो एयर लीक होकर इसके अंदर घुस जाएगी, इसके अंदर प्लूरा में, ठीक है, प्लूरल कैविटी के अंदर ये एयर अंदर चली जाती है और फिर इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, न्यूमोथोरैक्स। क्या होगा, न्यूमोथोरैक्स हो जाएगा इस कंडीशन में। अब ये एयर इसके अंदर घुस गई, ये हो गया न्यूमोथोरैक्स। हो सकता है कि ये यहाँ से फट जाए, ठीक है, यहाँ से फट जाए, तो जब यहाँ से एयर लीक होती है तो एयर यहाँ से होते हुए इस तरीके से बाहर जाती है और ये हमारा जो पैराइटल प्लूरा है उसको यहाँ से क्या करती है, रप्चर करके यहाँ से तोड़ के अंदर यहाँ से घुस जाती है फिर से, ठीक है। दो कंडीशन हो गई, एक तो डायरेक्ट यहाँ से जा सकती है और यहाँ से भी वो मीडियस्टिनम से होते हुए इधर से निकल के इसको रप्चर करके अंदर भी वो चली जाती है। दो कंडीशन हो गई, ठीक है, दो कंडीशन यहाँ पे हो गई। इस तरीके से यहाँ पे न्यूमोथोरैक्स डेवलप होगा। अब इससे नुकसान क्या है भाई, न्यूमोथोरैक्स अगर हो गया किसी को, देखिए यहाँ पे जब एयर जाएगी तो एयर क्या है, बीच में पहले दोनों के बीच में फ्लूइड था, तो उस वजह से एक प्रेशर था, दोनों नेगेटिव पॉजिटिव को बैलेंस कर रहा था। लेकिन इसके अंदर जब एयर जाएगी तो एयर क्या करेगी, प्रेशर लगाती है अंदर की ओर, तो इसके वजह से क्या है, लंग अंदर की ओर कोलैप्स कर जाता है, सिकुड़ जाता है। तो जैसे ही लंग अंदर की ओर सिकुड़ जाएगा तो यहाँ ये वाला पार्ट भी सिकुड़ जाएगा, तो उस वजह से क्या है हमारा, क्या हम वेंटिलेशन कर पाएंगे, ऑक्सीजन अंदर जा पाएगी और CO2 बाहर आ पाएगी, नहीं। तो आदमी पेशेंट को क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, उसको ऑक्सीजन सप्लाई सही से उसके ब्लड में नहीं हो पाएगी। तो ये कंडीशन हो गई। एक तो होता है हमारा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, दूसरा होता है हमारा एम्फाइसीमा। आपने पढ़ा होगा, जब किसी पेशेंट को क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस रहता है, बहुत समय तक ब्रोंकाइटिस रहता है या बार बार उसको रिकरेंट इन्फेक्शन होता रहता है, तो उसको एम्फाइसीमा डेवलप हो जाता है। एम्फाइसीमा क्या होता है, एम्फाइसीमा एल्वुलाई का क्या है, इसमें परमानेंट डायलेशन हो जाता है। जो एल्वुलाई होती है हमारी, इसका क्या है, डायलेशन हो जाता है। अब इसका डायलेशन क्यों होगा, देखिए जो हमारा एल्वुलाई होता है इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे सेप्टा होते हैं बने हुए, ये बोलते हैं इसको हम, ये बीच में क्या है, सेप्टा, ठीक है। और ये जो सेप्टा होते हैं ये इलास्टिक फाइबर के बने होते हैं, इलास्टिक फाइबर के। जो हमारा लंग है वो इस तरीके से होता है कि जैसे ये इस तरीके से रबर बैंड होती है, ये मैंने मान लिया है, जिसमें हवा भरेगी फूल जाएगा, लेकिन
जैसे हम सांस लेना छोड़ेंगे खुद से रिकॉइल हो जाता है, हवा भरेगी, जैसे गुब्बारा हम फुलाते हैं, फुला दिया हमने, फूल जाएगा, लेकिन जैसे आप छोड़ोगे तो दोबारा से क्या है, रिकॉइल हो जाएगा, क्योंकि और ये एल्वेलाई भी हमारा रिकॉइल हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। ये इलास्टिक फाइबर किसमें होते हैं, सेप्टा में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये इसको फुलाने के बाद रिकॉइल कराते हैं, वापस ले आते हैं, और जब ये रिकॉइल करेगा तो CO2 भी प्रेशर से बाहर चली जाएगी। भाई ये फूल गया, लेकिन फिर रिकॉइल करेगा तो उसकी वजह से जब ये बाहर अंदर की ओर प्रेशर लगेगा तो CO2 सीधा बाहर चली जाती है, निकल जाती है। लेकिन जब लंबे समय तक पेशेंट को इन्फेक्शन होता रहता है, ब्रोंकाइटिस होती है, तो जो हमारे इन्फ्लामेटरी मार्कर्स होते हैं उस वो क्या करते हैं, बहुत लंबे समय तक रहने से ये जो सेप्टा होते हैं इनको डैमेज कर देते हैं। तो ये सेप्टा डैमेज हो गए, तो ये जो हमारा एयरवे है ये इनलार्ज हो गया, पहले से क्या हो गया, परमानेंट क्या हो गया, इसमें डायलेशन हो गया, इनलार्ज हो गया। पहले इसका स्पेस कम था, अभी स्पेस क्या हो गया, बड़ा हो गया। स्पेस तो बड़ा हो गया, आप सोचेंगे कि स्पेस बड़ा हो गया तो ज्यादा ऑक्सीजन आएगी, ऐसा नहीं है। तो स्पेस तो बड़ा हो गया, ऑक्सीजन भी ज्यादा आ रही है, लेकिन जो इसकी रिकॉइलिंग थी, जो फूल गया फिर रिकॉइल हो रहा था, तो उसके वजह से जब ये रिकॉइल हो रहा था तो सारी CO2 को बाहर निकाल देता था। लेकिन अब ये रिकॉइलिंग क्या हो गई, नहीं हो पाएगी। रिकॉइलिंग हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो जब ये रिकॉइल नहीं हो पाएगा तो सांस तो ले लिया हमने, लेकिन छोड़ी नहीं जा रही, तो फंस गए अंदर, CO2 अंदर फंस जाएगी। तो CO2 अंदर फंसेगी तो सांस बार बार ले रहे हैं, लेकिन CO2 बाहर जा नहीं रही, क्योंकि वो रिकॉइल नहीं हो पा रहा है। तो उसके वजह से क्या होगा, लगातार इसमें एयर CO2 भरने लगेगा और ये फट जाता है हमारा एल्वेलाई, और फिर वो किसके अंदर, प्लूरा के अंदर, प्लूरल कैविटी के अंदर जाके घुस जाता है, और क्या डेवलप करता है, न्यूमोथोरैक्स। तो हमने COPD के बारे में पढ़ लिया, क्या अच्छा मैकेनिज्म था। दूसरा है COPD, वो पल्मोनरी TB हो सकता है, निमोनिया हो सकता है। जो भी हमारी इन्फेक्शियस डिजीज होती है उसमें क्या होता है, यहाँ पे इन्फेक्शन होगा, एल्वेलाई में इन्फेक्शन होगा, तो इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा, धीरे धीरे इन्फेक्शन होगा, या पस जमा होगी मान लो, ठीक है, कोई भी इन्फेक्शन होगा तो उसमें इन्फ्लामेशन होगी, एल्वेलाई के अंदर म्यूकस जमा होगा, और म्यूकस जमा होगा, उसके बाद क्या होगा, इन्फेक्शन से ये ज्यादा, इन्फेक्शन होने के बाद क्या होगा, बहुत लंबे समय तक इन्फेक्शन होगा तो ये रप्चर हो जाएगा, फट जाएगा। और जैसे ये फटेगा और इसके अंदर से जो एयर होगी वो या तो इस तरीके से होते हुए, इंटेस्टिनम से होते हुए बाहर से पैराइटल फ्लूइड अगर रप्चर करके अंदर चली जाएगी, या फिर यहाँ से सीधा अंदर चली जाएगी, उसको रप्चर करेगी। तो किसी भी जो TB है, निमोनिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, कैंसर है, इन कंडीशन में क्या होगा, ये हमारा एल्वेलाई क्या होती है, इन्फ्लेम्ड होके क्या हो जाती है, फट जाती है, रप्चर हो जाती है, और एयर जो है इसके अंदर घुस जाती है, और फिर ये एयर जो है अंदर की ओर प्रेशर लगाएगी, वो लंग को क्या है, कोलैप्स कर देगी। लंग ये इस तरीके से हमारी मान लो प्लूरा है, ये इस तरीके से हो जाएगा, अंदर का लंग जो है छोटा सा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। लंग क्या है, प्रेशर लगा के लंग को क्या कर देगी, छोटा कर देगी। जब लंग सिकुड़ जाएगा, ये सब सिकुड़ जाएंगे, तो अंदर ये वाला पार्ट अंदर की धंस जाएगा, तो सांस लेने में क्या होगी, पेशेंट को दिक्कत होगी, और पेशेंट की इससे क्या हो जाती है, मौत भी हो जाती है, जो कि हम टेंशन न्यूमोथोरैक्स में हम पढ़ेंगे। तो ये था हमारा स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। क्या पढ़ा हमने, न्यूमोथोरैक्स के बारे में पढ़ा, और न्यूमोथोरैक्स का जो पहला पार्ट था स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स, उसके बारे में हमने पूरा पैथोफिजियोलॉजी और क्या क्या इसके कॉज होते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद है हमारा जो दूसरा है वो है ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स, यानी कि ट्रॉमा के वजह से न्यूमोथोरैक्स कैसे होता है, किसी ने गोली मार दी है, किसी ने चाकू मार दिया, कुछ भी हो गया, और हो सकता है कोई जैसे कि हम थोरेकोसेंटेसिस करते हैं, या बहुत सारी, या हम CPR दे रहे होते हैं, उस टाइम पे भी क्या होता है, चोट लगने की वजह से क्या होता है, न्यूमोथोरैक्स होता है। वो किस तरीके से होता है, किन किन कंडीशन में होता है, क्या क्या उसके टाइप होते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारा टेंशन न्यूमोथोरैक्स, और इसका क्या ट्रीटमेंट होता है टेंशन न्यूमोथोरैक्स का, वो हम थर्ड लेक्चर में जानेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा कि न्यूमोथोरैक्स क्या होता है, प्लूरा में जो प्लूरल कैविटी होती है उसमें एयर को भरने की कंडीशन को क्या बोलते हैं, हम न्यूमोथोरैक्स बोलते हैं। 3 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है, एक तो स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स, ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स और टेंशन न्यूमोथोरैक्स, ठीक है। प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स 2 होते हैं, एक तो प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स हो गया, और सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स होता है। प्राइमरी में बिना किसी डिजीज के, बिना किसी बीमारी के अगर न्यूमोथोरैक्स हो जाए तो उसको बोलते हैं प्राइमरी स्पॉन्टेनियस, और जिसको पहले से कोई लंग डिजीज है उसमें अगर न्यूमोथोरैक्स डेवलप होता है उस बीमारी की वजह से, उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी न्यूमोथोरैक्स। तो आज का लेक्चर हमारा हम यहीं पे समाप्त करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे टेंशन न्यूमोथोरैक्स के बारे में।
तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।